तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स लाए हैं। संख्या पद्धति चल रहा है। प्रश्नावली 1.5 शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसकी बेसिक समझ आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे कुल मिला के प्रश्नावली में जो हमको जानना समझना है वो अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही जानना है। और काफ़ी देर से हम वास्तविक और वास्तविक संख्याओं में फिर काल्पनिक संख्या तो नहीं, परिमेय अपरिमेय हम पढ़ रहे थे। तो उसी के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। थोड़ा सा जानने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याएं आती कहाँ से, मतलब हो क्या रही हैं। आपको ये बताना होगा कि कौन सी पिछली प्रश्नावली में हमने देखा था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है वो बताइए। अभी कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं वो हमको बतानी है। तो उसमें कर्ली की बेसिक समझ हमें होनी चाहिए। कर्ली यानी कि अंडर रूट, जिसको आप ऐसे सिंबल में बनाते हैं। अंडर रूट जब आप कहते हैं तो अंग्रेजी में होता है, ठीक है, अंडर रूट, और हिंदी में उसे कर्ली कहा जाता है। कर्ली की शुरुआती समझ होनी चाहिए, वही हम यहाँ पे बताने वाले हैं। हालांकि कर्ली के बारे में पिछली भी कक्षाओं में आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, 2 का वर्गमूल, अगर हम कहें 2 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि अंडर रूट 2, यानी कि कर्ली में 2, ऐसा कुछ संख्या होती है, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर 4 है तो 4 का मतलब 4 का जो फैक्टराइजेशन होता है 2 गुणित 2 होता है, और ये दोनों जोड़ा मिलकर बाहर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो कर्ली ये संख्या होती है, यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल। अब जिनके ऊपर लगा है तो वर्गमूल निकालने की सीधी साधारण सी समझ उस पर हो रही है। अब जो भी अंडर रूट वाली संख्याएं होते हैं, अंडर रूट 2 हो जाए, अंडर रूट 3 हो जाए, अंडर रूट 5 हो जाए, या फिर 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी संख्याएं अगर किसी परिमेय संख्या के साथ जुड़ती हैं या घटती हैं या फिर गुणा होती है या फिर भाग होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग संक्रिया जो गणितीय संक्रिया होती है, कोई भी संक्रिया करती है, इवन अगर आप 2 प्लस अंडर रूट 2 लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय जब जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होंगे, भाग होंगे, हर एक स्थिति में आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ये पूरी संख्या जो प्राप्त होगी वो अपरिमेय होगी। और मान लीजिए अगर एक संख्या ऐसी दी गई है और इसमें से घटा लिया जाए क्या, अंडर रूट 2 को, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये हटाया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये वाला कट जाएगा और आखिर में क्या मिल जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब 2 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय है, परिमेय है, बहुत बढ़िया। 2 क्या है, परिमेय है। अगर आपने अभी तक परिमेय अपरिमेय को अच्छे से नहीं जाना है तो मतलब जान लीजिए, जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय होते हैं, या फिर यूं समझ लीजिए जो अंडर रूट में होती है वही अपरिमेय होती है, उसके अलावा सब के सब परिमेय होती हैं। अब जैसे कि 4 का वर्गमूल निकाला गया तो कितना मिल गया, 2। अब इसके ऊपर तो अंडर रूट लगा नहीं है तो कैसी होगी, परिमेय हो गई। और जिसके ऊपर अंडर रूट लगा दिखाई दे जाएगा वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। और यहाँ पे अंडर रूट लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो क्या हो गई है, परिमेय हो गई। और अगर हम कहें कि 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ऐसा कोई संख्या है, तो आपको यहाँ पे अंडर रूट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगी, अपरिमेय हो गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हमें आगे प्रश्नावली में हल करना है। और इसका 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग वो सारी चीजें भी चलने वाली है। तो हम थोड़ा थोड़ा से आपको जोड़ घटाना और गुणा भाग भी इसको बता देते हैं इसमें। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हम समझते हैं। अगर आपको अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा दिया जाए, 2 गिनतियों का, तब ये लोग जुड़ेंगे क्या, इनके आगे की गिनती जो 1 होती है, जो दिखाई नहीं देती, जो लिखी नहीं जाती, वो जुड़ करके 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर वही संख्या रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे व्यवहार कहते हैं जैसे यक्स जो चर राशि होती है ना, ऐसे यक्स की बात व्यवहार करते हैं, क्योंकि यक्स और यक्स को जोड़ने पर आपको 2x प्राप्त होता है ना, बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 दे दिया जाए तो आप इसको यक्स समझें और इसको y समझें। जब और यक्स और y को जोड़ा जाता है तो क्या जुड़ते हैं ये लोग, नहीं जुड़ते हैं। आपको क्या प्राप्त होता है, x प्लस y ही प्राप्त होता है। ऐसे ही अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये जोड़ की सामान्य से समझ है। आपको ये अंडर रूट के बारे में समझना पता होना चाहिए। और अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 है तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 6 मिल जाएगा,
नहीं, गलत बात। 3 ही रहेगा, लेकिन इसके आगे 1, इसके आगे 1 जो होता है वो जुड़ करके 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 और ये 3 अंडर रूट 3 या फिर एक ही अंडर रूट 3 दिया गया हो, तब जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 2 और इसका 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सरल सी बात है। घटाते वक्त क्या किया जाएगा, अगर यहाँ पे घटाया जाएगा तो क्या होगा, 2 में अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को घटाने पे क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं इसका 1 घट गया, 0 हो गया, 0 अंडर रूट 2 हो गया। और 0 से जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। या फिर यूँ कहते हैं कि पूरा पूरा कट गया, कितना मिल गया, लड्डू। ठीक है। और यहाँ पे जब घटाया जाएगा तो बहुत ही सरल सी बात, न घटेगा ना जुड़ेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे घटाते वक्त क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 घटाने पर, 2 में से 1 घटाने पर क्या मिल जाएगा, 1 अंडर रूट 3 वैसे ही पड़ा रहेगा। अंडर रूट के अंदर वाली गिनती बस चर राशि की बात व्यवहार करती है, कुछ नहीं किया जाएगा इसका। ठीक है, आपने जोड़ और घटाना दोनों ही समझ लिया। ठीक है, ठीक है। गुणा और भाग की बारी। गुणा करते वक्त x और y का गुणा करते वक्त आप प्राप्त करते हैं xy। ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का जब गुणा किया जाएगा तो अंडर रूट के अंदर इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। अगर कोई गिनती बाहर है तो फिलहाल यहाँ पे समझेंगे 2 गुणते 3 ऐसा हो जाएगा और ये अंडर रूट 6 प्राप्त हो जाएगा। और अगर 2 अंडर रूट 3 गुणते 4 अंडर रूट 2 हो तो बाहर वाली गिनतियों का गुणा 4 दूना 8 और अंदर वाली गिनतियों का गुणा 3 दूना 6 ऐसा हो जाता है जब गुणा कर रहे हो। तो भाग में भी वही सामान्य सी व्यवस्था होती है, अंडर रूट 4 या फिर अंडर रूट 12 ले लेते हैं, भाग कर रहे हैं अंडर रूट 2 से, तो आप क्या करेंगे, 2 से 12 में भाग करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। यही सामान्य सी व्यवस्था रहती है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग में ये बातें होती हैं और इसमें वो सब नियम भी लगते हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, जो भी हो, जैसा भी जहाँ पे हमको स्थितियाँ मिलेंगी वो सारे नियम यहाँ पे लगते हैं। तो एक रफ आइडिया आपको समझ में आ गया। आप यूँ समझिए कि चर राशि जैसे व्यवहार करती हैं वैसे ही ये लोग भी व्यवहार करते हैं। अब प्रश्नावली पे चलेंगे, कुछ प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे और उसके बाद आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, तो अब पहले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली के पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय, ये हमें बताना है। परमेय के बारे में बताया कि अंडर रूट दिखाई देता रहे तो आप अपरमेय कहेंगे, नहीं तो आपका परमेय हो जाएगा। यहाँ वाले हिस्से में देखेंगे, पहला प्रश्न में देखेंगे, ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये कैसा है, परमेय है। कैसा है, परमेय है। और उसमें घटाया गया है किसको, अपरमेय को। अपरमेय को घटाया गया है। और ऐसी स्थिति में जब आप परमेय और अपरमेय दोनों को देखते हैं तो अपरमेय तो आपको दिखाई दे रहा है, अंडर रूट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अपने में कोई अलग अलग रखने से कुछ बात नहीं बनेगी, इनका संपूर्ण देखना होगा। और ये जो संपूर्ण है वो अपरमेय हो जाएगा, क्योंकि आपका अंडर रूट तो जा नहीं रहा है, वो अपरमेय रहेगा। ठीक है। यहाँ वाले दूसरे वाले प्रश्न भी आएंगे। आप देख सकते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 23 दिया गया है, माइनस अंडर रूट 23 दिया गया है, प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 आखिरकार घट जाएगा और 3 अकेले बचेगा। और ऐसे में जो प्राप्त होगा उसे परमेय कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, परमेय कहा जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 2 अंडर रूट 60 में से 7 अंडर रूट 7 दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में अंडर रूट 7 यहाँ पे भाग हो रहा है। ठीक है, भाग हो रहा है। अंडर रूट 7 कट जाएंगे, 2/7 दिखाई देगा, 2/7 दिखाई देगा। इस प्रकार की जो संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे अंडर रूट दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये परमेय है, क्योंकि बटे के रूप में पहले ही लिखा गया ना, क्या बटे के रूप में लिखा गया है, परमेय कहलाएगी। ठीक, अगला वाला हिस्सा, यहाँ पे एक परमेय संख्या है, 2 अंडर रूट 2 जो प्राप्त हुई अपरमेय संख्या है। आप इसको हल करना चाहे तो हल करें। सामान्य स्थिति में हम इसे कहेंगे क्या है, अंडर रूट आपका हटेगा नहीं, वो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। 1 में अंडर रूट 2 से भाग किया गया है, अपरिमेय है। यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही है।
अब आपसे एक प्रश्न, हम एक प्रश्न दे देते हैं कि भैया पाई का मान तो अपरिमेय हो गया, आप बताइए 22/7 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि ये परिमेय है अथवा अपरिमेय है। खोज करके कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न है ये। परिमेय है कि अपरिमेय है। हमने पाई को कह दिया अपरिमेय, हमने क्या कह दिया, अपरिमेय। आपको 22/7 के बारे में बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उसमें कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब हल करना, हल करने का मतलब यहाँ का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी दिया गया है वही हमें करना है। तो हम पहले प्रश्न में देखते हैं, कहा गया है कि 3 + √3 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 + √2, बीच में कोई निशान नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इनके बीच में क्या करना है, हमें गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्या तरीका होता है, जो आप चर राशियों के साथ में करते हैं। ठीक है, क्या करते हो भैया, x + y है और यहाँ पे z + a या फिर a + b ले लेते हैं, a + b ले लेते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, पहले का उठाते हैं, दोनों के साथ गुणा कराते हो, फिर दूसरे से दोनों के साथ गुणा कराते हो। यही तो काम किया जाता है ना, यही काम यहाँ पे करना है। मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपली सरल करना है। तो कैसे करेंगे, 3 से पहले दोनों में गुणा करेंगे, फिर √3 से दोनों में गुणा करेंगे, और गुणा करते करते हम सीख लेंगे कि कैसे में गुणा करना है। तो 2 और 3 का गुणा करना है, 2 तिहाई 6। अब चाहे तो आप लिख सकते हो वैसे 3 × 2, लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि 2 तिहाई 6 लिखते हैं, प्लस प्लस, क्यों, ये भी प्लस, सब जगह प्लस है, माइनस आने की कोई चांस ही नहीं है। प्लस 2, 3 से और √2 का जब गुणा किया जाएगा, 3 से √2 का जब भी गुणा किया जाएगा भैया, ये अंडर के बाहर वाली गिनती है, अंडर के अंदर वाली गिनती, इनका गुणा नहीं होगा। 3 × 6 नहीं होगा, 3 बाहर रह जाएगा, √2 अंदर जो है वो अंदर रहेगा। इसकी बारी, इससे तो दोनों में हो चुका है, इसकी बारी है। √3 से जब 2 में गुणा करें, √3 से जब 2 में गुणा करोगे तो भैया क्या है कि अंडर के अंदर, ये अंडर के बाहर, तो ये बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। जैसे ही प्लस पहले लगा देते हैं क्योंकि प्लस 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 रहेगा, 2√3 प्राप्त होगा, 2√3 प्राप्त होगा। इससे जब इसमें गुणा करेंगे, √3 × √2 प्लस लगा देते हैं क्योंकि सब जगह प्लस है, √3 × √2 बराबर अंडर के अंदर 3 दूनिया 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको समझना होगा बातों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इनको जब जोड़ने की बात आती है, क्योंकि हम नॉर्मली जब जोड़ते हैं और x y को जब गुणा करते हैं तो बीच वाला हिस्सा तो जुड़ ही जाता है, 2xy ऐसा कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ क्या हो जाती हैं कि √2 यहाँ पे है, अंदर √2 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √6 है, यहाँ पे कोई √ है ही नहीं। ये सजाती पद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक भी सजाती पद नहीं है, क्योंकि √2 और √2 होता तब जुड़ता, 3 होता तब जुड़ता, लेकिन √6, √3, √2 और यहाँ पे √ है ही नहीं। तो ये सब के सब क्या है, विजाती पद है, एक भी सजाती पद नहीं है। तो ये जुड़ने वाले नहीं है। तो आप कहोगे क्या यही उत्तर है? बिल्कुल यही उत्तर है, एक लाइन का ही। ठीक है, उसमें आ जाते हैं। अब देखो, जो काम यहाँ पे हमने किया है वही काम इसके साथ करेंगे। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर से दोनों में मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट तरीका भी होता है। यहाँ देखेंगे a + b a - b हो रहा है, a + b a - b मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, a + b a - b। ये सूत्र क्या होता है? सूत्र a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इससे हम यहाँ पे इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे a + b a - b दिखाई दे रहा है, हम a² यानी 3² माइनस √3² कर देंगे। ठीक है, b क्या है? दूसरा वाला हिस्सा ही तो है b। ठीक है, a + b a - b, तो a² - b², a² - b² कर दिया। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, माइनस √3 का वर्ग, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग। √3 किसी भी गिनती का वर्ग जब होता है तो उसको 2 बार लिखा जाता है, √3 गुणते √3 हो जाएगा। जब इसका गुणनफल हो रहा है तो अंडर के अंदर 3 त्रिका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना मिलता है? 3 मिलता है। आप ऐसा कह सकते हो। इतना लंबा ले जाने के बजाय हम कह सकते हैं स्क्वायर और √ हट जाएगा। ठीक है, दोनों हट जाएगा, कितना बचेगा? डायरेक्ट 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया? 3 है, 9 में से 3 गया, कितना मिल जाएगा? 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अब आगे के जो प्रश्न है उन्हें हम देखते हैं, और जो प्रश्नों में कहा गया उन बातों को समझते हैं यहाँ पे।
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया है तो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है, वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है और हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर यानी कि √5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर प्लस 2a यानी कि √5, b यानी कि √2, पीछे वाली गिनती हमने लिख दी है। फॉर्मूले का प्रयोग हमने कर दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे सूत्र इतना से, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने √3 के बारे में बताया, ठीक वही काम इसके साथ होगा √5 के साथ, और आपको क्या प्राप्त होगा 5। वही काम 2 के साथ होगा √2 के साथ, और हमें क्या प्राप्त होगा 2। यहाँ पे स्क्वायर हो नहीं रहा है, स्क्वायर घाते 2 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, और देखिए 2 तो जो बाहर है अंडर के अंदर वो तो बाहर ही रहेगा। 2 पंचे 10 दूनी है 20 नया करने लगेगा, नहीं हो पाएगा। अंडर के अंदर 5 है, 5 का √2 से गुणा होगा तो √2 √5 मतलब अंडर के अंदर भी 5 दूनी है 10 हो जाएगा, और ये बाहर रहेगा 10। अच्छा, इधर वाला जो परिमेय संख्या मिल रही है 5 और 7, इनको 5 और 2 को जोड़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 7। लेकिन हाँ, ये मत करने लगिए कि 5 2 7 2 9, नहीं भैया, वो √10 के साथ में लगा हुआ, जो उसके साथ लगा हुआ है वो इनके साथ नहीं जुड़ सकता, ऐसा नहीं होता है। ये 5 अकेला है, 2 अकेला है, ये देखिए इनके साथ कोई अंडर रूट नहीं लगा, इसलिए ये लोग जुड़ जाए, 5 2 7 हो गया। इसके साथ अंडर रूट लगा है, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये भी जाति पद हो गया, 2 √10 ऐसा मिल गया। इधर आओ, यहां पे क्या देखेंगे भैया, a माइनस बी a प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। अब a प्लस बी a माइनस बी कहो या फिर a माइनस बी a प्लस बी कहो, काम तो वही होने वाला है। क्या है, यही होने वाला है, कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा आप कहीं जा नहीं सकते, यही सूत्र लगने वाला है, ठीक है। अब ये जब सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 स्क्वायर हो जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगना ही लगना है। अब जैसा हमने यहाँ पे किया तो हमको यहाँ पे 5 प्राप्त होगा और यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। अब माइनस से बीच में 5 में से 2 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका उत्तर 3 हो गया, ठीक है। ये प्रश्न तो समाप्त हुआ। तो दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो पूरी समझदारी पर निर्भर है कि कितना आप समझ पाते हैं किसी प्रश्न को। इस प्रश्न को अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है कि आपको सब कुछ बहुत बेहतर लगेगा। क्या है कि भैया कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए c और वृत्त का व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। बात को समझना ये है कि एक सर्कल है, वृत्त है, ये इसका त्रिज्या हो जाएगी, ये इसका व्यास हो जाएगा, व्यास बराबर d होता है, d बराबर 2r होता है, और परिधि ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको c मान लिया गया है। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि c बराबर 2πr कह सकते हो, और 2 और r अगर मिल जाते हैं तो बन जाता है व्यास, यानी कि c बराबर π/d आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर d × π या फिर π/d, आप कुछ भी कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर पाई का मान निकालना है तो डी को नीचे भेज देना है, तो पाई बराबर क्या हो जाता है, c/d मिल जाएगा, c/d मिल जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ये सारा चीज़ जो कहा गया है उसका अर्थ बस इतना सा है कि पाई बराबर c/d होता है। अब इस तथ्य का अंतर विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय है, अर्थात जब पाई यहाँ पे आप c और d का मान निकालते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। c का मान को एक गिनती मिलती है, यानी कि परिधि हमको कुछ मिल जाती है, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कुछ भी मिल सकता है, व्यास भी हमको उसी के साथ में मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि व्यास कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है, गिनती ही मिलती है, ठीक है। 2 4 10 देंगे तो परिधि कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो मिलेगा वो मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर c एक पूर्णांक मिलता है और d भी एक पूर्णांक मिलता है तो तब तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, ये पूरा हिस्सा परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अब चूंकि c और d परिमेय संख्या, c/d परिमेय संख्या है, तो पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी के सीधे सीधे यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पाई तो वास्तव में अपरिमेय होता है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि पाई परिमेय है, क्योंकि c/d परिमेय है तो पाई भी परिमेय होगा क्योंकि वो उसके बराबर है। और यहाँ पे हमको पता है कि पाई अपरिमेय है। अब यहाँ पे अंतर विरोध हो रहा है, यानी कि 2 बातों का टकराव हो रहा है। एक बार तो कहा जाता है कि पाई अपरिमेय है, दूसरी बार यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि पाई परिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कैसे आप समझाएंगे कि यहाँ पे अंतर विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर
इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या आप समझाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सिंपल सी बात हम समझाते हैं कि जब भी आपको कुछ नापना होता है, आप पटरी स्केल जो यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने 15 सेंटीमीटर वाली पटरी अपने ड्राइंग बॉक्स में रखी है, 30 सेंटीमीटर वाली पटरी आप हाथ में लेकर घूमते हैं जो लंबी सी होती है। तो दोनों पटरियों में आप जब भी नापते हैं, आपकी पिछली क्लास में भी हमने जब उत्तरोत्तर आवर्धन देखा था, उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ठीक वही काम होता है कि कोई भी जब लेंथ, कोई भी लंबाई हमको दी जाती है, जैसा कि यहाँ पे हमको ये 82 दे दिया गया है, जब हम नापते हैं तो हमारी पटरी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब उतनी ज़्यादा सुग्राही, एफिशिएंसी ज़्यादा परफेक्ट आंसर देना वाला ऐसा नहीं होता है कि वो दे दे, वो लगभग में देता है। आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आप इसको नाप सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कम ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली आप नाप लेते हैं, क्योंकि पटरी की क्षमता ही उतनी है जितना नाप सकती है। वही जैसे आपके सिर के बाल है, जैसे मेरे घुंघराले बाल हो गए, कुछ भी बाल की मोटाई नापनी है, आप अपने स्केल से तो जो नॉर्मल स्केल है उससे तो नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ठीक है, स्क्रू गेज वगैरह होते हैं, उनसे जब नापा जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब दशमलव के दूसरे तीसरे स्थान तक भी निकाली जाती हैं। तो उस हिसाब से मतलब उतने कम लंबाई को भी नापा जा सकता है। यानी कि आप कहेंगे 0.001 सेंटीमीटर, इतना छोटा पतला, सेंटीमीटर का हजारवां हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा आप पटरी से तो नाप ही नहीं सकते। तो जिससे भी नापा जाएगा तो उसकी ये सुग्राहिता कहलाती है कि कितना छोटा वो कितना बारीक नाप सकता है, ठीक है। तो पटरी क्या है, आमतौर पे हमें पूर्णांक ही देती हैं। क्या देती हैं? पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं, पूर्णांक या फिर परमेय संख्या प्राप्त होती है। सी का मान, यानी कि हम परिधि अगर नापते हैं, परिधि क्या है, इसको वृत्त की परिधि को कैसे नापेंगे, एक धागा यहाँ पे रखिए, इसे चिपकाते चले जाइए, किनारे किनारे लगाते चले जाइए और उसके बाद फैला के पटरी से नाप लीजिए। अब ऐसे आप क्या नापते हैं, अपने बाइसेप नापते हैं ना, ओहो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसमें धागा लपेट के नापेंगे कि कितना बड़ा, कितना हमारा बन हुआ है ये डोले शोले। तो ये चीजें नापने के लिए हमको धागे का प्रयोग करना। अब धागे से जब हम नापते हैं, फैला के हमने पटरी से नापा, तो जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट हमको मिल जाए, क्योंकि एग्जैक्ट हम नाप ही नहीं सकते। जो भी हमारी पटरी होती है वो 1.5 करके एक अंक तक आगे ले जाएगी, दूसरे तीसरे अंक तक नहीं पहुंचा पाती है। तो जब भी हम नापते हैं तो हमें पूर्णांक मिलता है या फिर परिमेय मिलता है। क्या मिलता है? परिमेय मिलता है। लेकिन वास्तव में कोई भी लाइन अगर एग्जैक्टली नापने शुरू की जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आपने 3.26 बार को तो नापा था ना, यहाँ पे दशमलव में और जाते चले जाएंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करते चलिए, बातें बढ़ती चली जाएंगी, तो कितना भी आप अंदर जा सकते हैं। तो सही में वास्तव में जो लंबाई नापी जाती हैं वो परिमेय होती हैं, क्योंकि हम उतना ही नाप सकते हैं, और जो वास्तव में वो लंबाइयाँ होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, क्योंकि जिनको हम नाप भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, पटरी के मामले में यही होता है। तो सी और डी की वास्तव लंबाइयाँ हम नाप नहीं पाते हैं, जो हम नापते हैं वो परिमेय होता है, लेकिन वास्तव में उनकी लंबाई क्या होती है? अपरिमेय होती हैं। इसलिए अपरिमेय बटे अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। यानी इसका उत्तर यही है कि परिधि और व्यास की लंबाइयाँ हम इसके स्केल से या फिर पटरी से जब नापते हैं तो उनका वास्तविक मान ना मिल करके या फिर हमें परिमेय संख्याएं ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं जो कि उसके लगभग में होती हैं, और वो वास्तव में अपरिमेय होती हैं, क्योंकि उनकी जो लंबाई है दशमलव के कितने अंदर तक जाएगी कोई कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जब हम उसको नापते हैं और उसका जब अनुपात निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इससे ये प्राप्त होता है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और जब हमें लिखना होगा तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब हम कोई लंबाई किसी पैमाने या फिर अन्य उपकरण से नापते हैं तो हमें केवल लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम महसूस नहीं कर सकते कि सी या डी का मान अपरिमेय, सी या डी अपरिमेय है, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है। सिंपल सा उत्तर। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अंडर रूट 9.3 को कैसे निरूपित किया जाएगा, इसका एक तरीका है। जितना भी दशमलव वाली गिनतियां अगर अंडर रूट के अंदर दी गई तो उनको कैसे निरूपित किया जाना है वो ये देखते हैं। एक
रेखा खींच लेंगे भैया, यहाँ पे ए बिंदु ले लेते हैं और इसकी लंबाई कितनी रहनी चाहिए, 9.3 ही रहनी चाहिए। जितना आपको दिया जाएगा उतना ही आपको यहाँ पे खींचना है, बिंदु बी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आगे एक खींचना है। कितना खींचना है, एक। ये 9.3 हो गया, 9.3 सेंटीमीटर खींच लोगे, 1 सेंटीमीटर आगे खींच लेना है। ठीक है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, इस AC का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए इसका लंबार्धक खींच दो। यहाँ पे सुई रख करके ऊपर नीचे काटो, यहाँ सुई रख के ऊपर नीचे काटो। जब ऊपर नीचे काटोगे तो एक डॉटेड लाइन मतलब लंबार्धक खींचा जाएगा और यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, M। अब M को केंद्र मानकर और MA को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच दो, ऐसा वृत्त खींच दो और ये C पे जाके ही मिलेगा। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होने वाला। गोला प्रकार अगर आपका खराब हुआ तो आगे पीछे हो सकता है, अन्यथा यहाँ पे जितनी त्रिज्या ये ली है उतना ही त्रिज्या ये भी तो होगी ना, क्योंकि मध्य बिंदु निकाला तो बराबर ही होगा। अब इतना खींचने के बाद यहाँ वाला जो बिंदु मिला है B, यहाँ पे 90 अंश का एक समकोण की रचना कर दो। अब वो चांदा से कर सकते हो या गोला प्रकार से कर सकते हो, जिससे आपकी मर्जी है। अब खींच दो। खींचने के बाद ये वृत्त को जो आपने अर्धवृत्त खींचा है उसको जाके डी पे मिल जाएगी और ये जो BD दिखाई दे रहा है, BD लंबाई ही √9.3 के बराबर होगी। √9.3 के बराबर कौन सी लंबाई होगी, BD हो जाएगी। ठीक, अब BD बराबर ही 9.3 है। अब एक अलग सी संख्या रेखा एक खींच करके यहाँ पे 0 और या फिर BD बराबर जितना है उसको नाप करके यहाँ पे खींच सकते हो, या फिर ऐसे बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे जाके मिला, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे जाके मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस BR ले लेते हैं। अब ले लेते हैं BR बराबर आप BD कह सकते हो। ठीक है, BD कह सकते हो और √9.3 कह सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि इतने बराबर है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में कोई भी आएगा, √6.3 ले लेते हैं, 6.2 ले लेते हैं, कुछ भी दिखाना है तो जितना भी दिखाना है उतना पहले खींचना होगा। उसके बाद फिर +1 खींचना होगा, लंबर्धक करना होगा, अर्धवृत्त खींचना होगा और जो बिंदु मिला है उस पर एक लंब डाल देना है। लंब डालने के बाद अर्धवृत्त पे जहाँ पे जाके मिलेगा वही लंबाई अपनी ये होगी जो हमको चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। सो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इस प्रश्नावली के 5वें प्रश्न पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। हरों का परमीकरण क्या है, ये परमेय संख्या मतलब एक संख्या लिखी गई है, अंश व हर दिखाई दे रहा है, हर में अंडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंडर दिखाई दे रहा है तो अपरमेय संख्या है, हर जो है वो अपरमेय है। जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी जगह हर में अंडर दिखाई दे रहा है तो सभी का हर जो है अपरमेय है। इसको परमेय करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यही मानक रूप होता है। कभी भी आपको जब बटे में गिनती लिखी होती है तो आप हर को अपरमेय के रूप में नहीं लिख सकते या फिर नहीं लिखना चाहिए। हर का परमेयीकरण करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात को आप याद रखिए कि कभी भी हर में अंडर रूट ना दिखाई दे। आगे जब भी आपको सवाल मिलेगी, कुछ एक जगहों पे हो सकता है जहाँ पे हर भी अंडर रूट के रूप में इसे उत्तर दे दिया जाए, क्योंकि वो सामान्य से सवाल कुछ और सिखाना चाह रहे होते हैं तो लगभग में आपको मान लिया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर आप ये समझ रखिए कि हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अंश में अंडर रूट हो चलेगा, हर में नहीं होना चाहिए। यही सामान्य समझ आपकी दशमलव वाली संख्या में होती है और माइनस वाले में होती है। क्या होती है कि 1/-2 दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं कि सर हर का जो माइनस है उसको हटा करके ऊपर पहुंचा देते हैं, -1/2 कर देते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन हर में माइनस को लिखना मानक रूप नहीं होता, एक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसी बात हो गई है। और ऐसे ही 1/, आपको दिखाई दे रहा है 1.2 दिखाई दे रहा है, बटे में गिनती है और नीचे दशमलव दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ से भी दशमलव हटाइए, ऊपर 10 बढ़ाइए और नीचे 12 लिखिए, काट पीट के छोटा कर दीजिए, बटे में अच्छे खासी परमेय संख्या बना दीजिए, पर दशमलव ना रखिए और माइनस वाली गिनती ऐसा माइनस ना रखिए। ऐसे ही अंडर रूट भी नहीं रखा जाता है, तो इसलिए परमेयीकरण करना जरूरी होता है, क्योंकि ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। तो अब जब आप मानक रूप को समझ चुके हैं तो उसको हल करने के 2 तरीके होते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो सिंगल पर्सन आ रहा है, ठीक है, अकेला व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, और ये दूसरा प्रकार का व्यक्ति जिसमें प्लस या माइनस दिखाई दे रहा है। दोनों ही चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। आइए देखते हैं।
इसमें 1/√7 दिखाई दे रहा है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, यही सेम टू सेम गिनती से आप गुणा कर दीजिए। √7 से नीचे, √7 से ऊपर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि आप संख्या नहीं बदल सकते। और दूसरी की बात, अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना ज़रूरी है, ठीक है। दो आँखी नहीं करनी भैया, कि वो होता है ना कि गाँव में कैसे दो आँखी करता है, एक लड़के की ज़्यादा मानत है, एक लड़की की कम मानत है, या फिर एक मतलब यही होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमको दो एक ही नहीं करना है, हमको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। नीचे भी जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही जब हम दो पक्षों को लेकर हल करते हैं, LHS RHS रहता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड बायां पक्ष दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि समीकरण होता है। तो दोनों तरफ अगर कुछ जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों घटाना है तो दोनों तरफ घटाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ घटा के काम चला लो, ऐसा नहीं है। या फिर अगर एक तरफ कर रहे हो तो उतना जोड़ो उतना घटाओ भी, यानी कि देर है तो लो भी, ठीक है। ये होता है बातें। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे नीचे हर में अगर गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करना होगा। नीचे वाला √7 गुणते √7, अगर ऐसी गिनती मिलती है तो सीधे सीधे आप कह दो कि ये 7 है, सीधे सीधे कह दो कि 7 है, क्योंकि √7 गुणते √7, अंडर रूट के अंदर ही बन जाएगा √7 49, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी यही मिला ना। और मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब होगा √7 की घाते 2, √7 की घाते 2। किसी भी गिनती के कर दो बार गुणा कर रहे हैं तो घाते 2 हो जाती है, और अंडर और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, केवल 7 बच जाएगा। तो यही स्थिति बन रही है, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 7, और √7 का नाम √7, और एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक रहे ना रहे बात अलग है, और एक से मल्टीप्लिकेशन करने पे चीज़ें नहीं बदलती हैं। यही हो गया, बातें खत्म होगी। बात यहाँ पे आगे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को भी बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। √7 माइनस √6 हमने लिखा है, इसमें किससे गुणा करना है, गुणा ही करना है भैया, ठीक है। ऐसे नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 7 में से 6 को घटाकर 1 तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, नहीं तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी दिमाग में आया कि 7 में से 6 को घटा दो, बचेगा कितना, √1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, हर का परिमीकरण हो गया। ऐसा नहीं कर सकते। आपको करना क्या है कि ये जो गिनती दिखाई दे रही है, जितना भी गिनती दिखाई रहा है, गिनती वही सेम टू सेम छापो, ठीक है। माइनस दिखाई दे रहा है तो प्लस, प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस। इस गिनती से अंश व हर में गुणा किया जाएगा, इस गिनती से अंश व हर में गुणा किया जाएगा। याद रखेंगे कैसे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि जो भी गिनती दिखाई दे रहा है वही गिनती हूबहू रखेंगे। माइनस दिखाई दे रहा है तो प्लस रख देंगे, प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस रख देंगे। और इससे जब हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करना है। अच्छा, अंश में गुणा करने पे 1 से 1 है, 1 से गुणा करने पे कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पे हूबहू वही छप गया। अगर कोई गिनती होती तो क्या होता, तो उस गिनती से गुणा कर देते, ठीक है। अब वो मामला यहाँ पे दिया नहीं है, हर का परिमीकरण आप सीख रहे हैं के लिए, तो सीख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ वाले नीचे वाले में हमने जो बनाया है, ये क्या बना है, ये बना है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a² माइनस b², a² माइनस b² बनाया है। वही बनाने के लिए यहाँ पे इतना सारा तामझाम किया था, ठीक है। हर का परिमीकरण करना है तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली गिनती है वो वैसे ही रहेगी, उसमें तो कुछ चेंज हो रहा नहीं है, हो ही नहीं रहा है। √7 का वर्ग यहाँ पे जो समझाया था कितना मिल गया था 7, यहाँ पे 6 का वर्ग कितना मिल जाएगा 6, और 7 में से 6 घटाने में कितना मिल जाएगा 1, ऊपर √7 प्लस √6 हो जा रहा है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे से 1 हट गया, √7 प्लस √6, इतना सबका आंसर मिल गया है, ठीक है। समझ में आगे बात को बढ़ाते हैं। इस वाले प्रश्न में आते हैं। इस वाले प्रश्न में आप क्या करेंगे, आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आप माइनस वाले से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, माइनस वाले से। कैसे करेंगे भैया, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। 1/, ये √5 प्लस √2 दिखाई दे रहा है, हम किससे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से, और सेम टू सेम गिनती से ऊपर भी गुणा करेंगे √5 माइनस √2 से, ठीक है। भूलिए का नहीं, ध्यान दीजिएगा। आगे वाली बात, नीचे वाले का वही वर्गांतर का सूत्र लग गया, यानी कि √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या है, √5 माइनस √2 दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ हमने 1 से गुणा करने पे कुछ बदलेगा नहीं, 1 से गुणा करने पे कुछ बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे फिर से वही सूत्र जैसे इसमें लग रहा है तो वैसे यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, माइनस √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, और ऊपर √5 माइनस √2 रहेगा। 5 में से 2 घटाने पे कितना मिल जाएगा, नीचे 3 मिल जाएगा, ऊपर √5 माइनस √2, बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 3 से भाग नहीं हो रहा है, कटे उटे का कुछ नहीं। इसके बात कर लेते हैं। इसमें
1/√7 माइनस 2 है, तो हूबहू वही गिनती लिखो भैया, √7 माइनस 2, मतलब माइनस हटाते हैं अभी, 2 लिख लिया, और माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, तो √7 माइनस 2 हमने लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन तो करा ही दिया है, ऊपर वाला √7 माइनस 2 ही रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला। यहाँ पे √7 आगे था, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, पीछे कितना था 2 था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर √7 माइनस 2 हो रहा है, यहाँ पे √7 का वर्ग कितना होगा, √7 का वर्ग 7 होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर अंडर नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अंडर नहीं लगा था, यहाँ पे भी नहीं लगा था, यहाँ पे भी नहीं लगा था, यहाँ पे भी नहीं लगा था। अंडर जब नहीं लगा, जब लगा है तो 2 ही मिल जाएगा, क्योंकि √2 का वर्ग 2 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 7 में से 4 घटाने में कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे √7 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न समाप्त हुआ, और इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, जिनका हर का परिमेयकरण आप कर लेंगे। और मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं, जो आप एक बार करके देख लें खुद ब खुद, और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आया कि नहीं आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक प्रश्न है कि 2√2, इसका हर का परिमेयकरण करना है। एक दूसरा प्रश्न है 2√2 माइनस 1। ठीक है, ये इन दोनों के हर का परिमेयकरण करना है। अब कैसे करना है आप करके दिखाइएगा, करके देखिएगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।